सभी के लिए नमस्कार। क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशनोग्राफी का शुरू करते हैं हम। यूनिट 1 का पोर्शन। यूनिट 2 अभी शुरू करने और देखते हैं। तो सबसे पहले विंड्स पोर्शन लेंगे। और जो पवने हैं आपके सिलेबस के अंदर प्लानिटरी पीरियोडिक एंड, तो आज इतना ही कवर करेंगे अपन मॉइस्चर को। और जो प्रेसिपिटेशन है वगैरह है, फ्रंट्स है, उसको नेक्स्ट लेक्चर कवर करेंगे। ओके। पवने, देखो दोस्तों, दो टर्मिनोलॉजी होती हैं। एक तो है एयर, तो क्या है एयर, और एक है विंड। एक तो है पवन, वायु, और है एक पवन। जब किसी भी जगह पे कुछ गैसें उपस्थित हैं, तो वो स्थिति क्या कहलाएगी? वो स्थिति कहलाएगी कि वहाँ पे वायु की उपलब्धता है। वहीं पे अगर आप देखो, अगर उस वायु के अंदर थोड़ी बहुत वेलोसिटी है, यानी वेग है के अंदर, वायु के अंदर, तो पवन या विंड कहलाएगी। ये वो नॉलेज है जो मैंने एक्वायर करी है। ये शायद बुक्स के अंदर देखने को, तो आप थोड़ा सा इस कवर करने, राइट। तो अगर हवा चल रही है तो वो चीज़ कहलाएगी आपकी विंड, और हवा नहीं चल रही है, नॉर्मल सी स्थिति है, तो वो चीज़ आपकी कहलाएगी एयर, राइट। एक बार मैं इस पेज को सेट कर ठीक है जी। ये इस तरह से काम कर, अब एक एक इसके पॉइंट्स को देख लेंगे। वायु दाब का वितरण सब जगह समान नहीं है। किसी जगह हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और लो प्रेशर है, वायु दाब। अब इनके बीच में ये प्रेशर ग्रेडियंट जो है, ये अगर जनरेट होगा, वायु दाब का जो है वो अंतराल बनेगा, उसी चीज़ से ही पवन जो है स्टार्ट हो जाएंगी, जो से लो की तरफ। वायु वायुदाब के वितरण की इस असमानता को संतुलित करने का प्रयास करती है, अतः वह उच्च वायुदाब के क्षेत्र से निम्न वायुदाब के क्षेत्र हाई से लो। ये आपको याद रखना के अंदर हाई हाई प्रेशर के बाद लो प्रेशर होगा, वो गर्म वाली स्थिति, जहाँ गैसेस गर्म होंगे। प्रेशर बनेगा वो लो प्रेशर वाली गैसों की, जहाँ पे गैस, तो क्या है कि वो गर्म वायु ऊपर उठ जाएगी तो लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। लो प्रेशर यानी कि वायु की अनुपस्थिति, और अनुपस्थिति को पूरा करने के प्रेशर से हवा, पवन का जो झोंका हमें देखने को, वो हाई से लो प्रेशर की तरफ गति चलती है, राइट। तरह से इनके अंदर विक्रिया, वायु के अंतर के कारण क्षैतिज रूप से चलने वाली, यानी ये तो क्या स्टेबल है, और ये डायनेमिक है, ये एक्टिव है, ये समझ लो। एक तो स्थिर है और एक प्रचालित है। जब वायु ऊर्ध्वाधर रूप में गतिमान होती है, वायु धारा, पवन और वायु धाराएं मिलकर वायुमंडल की, जब पवन ऊपर की तरफ जाएंगी तो वो क्या कहलाएंगी? वायु धारा। वायु धारा और वायु धारा और पवन दोनों मिलाकर क्या कहलाएंगी? वायुमंडल की परिसंचरण। अब देखो, जो वायु है अगर वो हॉरिजॉन्टल चल रही है तो, और ऊपर की तरफ वर्टिकल चल रही है, तो वो वायु धारा कहलाएगी।
अगर वो हॉरिजॉन्टल चल रही है तो क्या कहलाएगी? पवन। और वो ऊपर की तरफ ऊर्ध्वाधर गमन कर रही है तो वायु धारा कहलाएगी। ये चीज़। अब वायु की जो प्रवणता है, वायु दाब की प्रवणता और पवनों का क्या लिंक है? तो अपन यहाँ बात कर चुके थे कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो है वो ये चलती हैं, हाई से लो की तरफ प्रेशर, है ना। अब देखो, वायुदाब की प्रवणता और पवन की गति में बहुत निकट संबंध है। दो स्थानों के बीच वायुदाब का जितना अधिक अंतर हो, दो स्थानों के बीच जितना अधिक अंतर, पवन की गति इसके विपरीत यदि वायुदाब की प्रवणता मंद है, ठीक है ना, तो पवन की गति। वायुदाब की प्रवणता के अनुसार पवनें समदाब रेखाओं पर नहीं काट, वायुदाब की प्रवणता पवनें समदाब समकोण पर नहीं काटती हैं, वरन वे अपने मूल पथ से हटकर चलती है ना। तो इस तरह से इनका, है ना, ये समकोण पर नहीं काटती हैं, मूल पथ से हटकर चलेगी, ठीक है। पवन की दिशा में बदलाव, धुरी पर घूर्णन। तो अगर जैसे पवन इधर उधर घूम के चल रही है, उसके एंगल में परिवर्तन पृथ्वी का घूर्णन है, वजह से वो कर रही है। अब देखो भाई, यहाँ पे एक अपने लिए डायग्राम दिया हुआ है कि वो दिखा रहा है कि पवन का चलना कैसे होता है। तो पवन का चलना जो है हमें यहाँ पे ये चीज़ दिखाएगी। ये देखो, वायुदाब जो है ये उच्च वायुदाब का क्षेत्र है और ये निम्न वायुदाब में घटता जा रहा है कि 1024, 20, 16, 12, 1008 मिली, यानी ये लो सबसे लो वाला एरिया है। और निम्न वायुदाब क्षेत्र कौन सी जगह पे दिखा रहा है? 922, 992, 996, 1000, यानी ये इधर घटती दिखा रहा है, इधर बढ़ती। समझ में आ गई ना बात। अब मुझे बताओ कि जो वायु चलेगी वो कहाँ से कहाँ? वायु चलेगी इस हाई प्रेशर वाले क्षेत्र से लो प्रेशर वाले, और क्योंकि वायु की अनुपस्थिति है, वायु दाब कम है, तो इस तेज पवन तीव्र प्रवण चलेगी, तीव्रता और ये इस जगह पे जो जहाँ पे अंतर जो बहुत कम है, 992 और 1008 के बीच में अंतर देख रहे हो आप, 1024 से 1008 के बीच में जो अंतर कम है, तो यहाँ पे हल्की मंद वायु चलेगी, ठीक है ना। ये जो है डैश 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 वाली मंद प्रवणता को दिखाएगा, मंद वायु को दिखाएगा। और ये बुलेट पॉइंट्स जैसे हैं, ये तीव्र वायु को दिखाएंगे। वायु के चलने की व्यवस्था समझ। अब देख लेते हैं कि भाई कोरियोलिस प्रभाव क्या होता है, पवनों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो कोरियोलिस, गैस्पर्ड डी कोरियोलिस नाम का एक आदमी है। क्या नाम है उसका? गैस्पर्ड डी कोरियोलिस। अब कोरियोलिस नाम के आदमी ने 1844 ईस्वी, और क्या है कि एक प्रभाव का उद्भव लाया, वो उसने एक खोज करी, आखिर पवनें जो हैं वो घूम रही हैं, तो उसको उसने कोरियोलिस इफेक्ट कहा। वो किस तरह से है कि जब इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपने मार्ग से दाहिनी ओर हट जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर हट जाती। यानी जो जहाँ से जा रहा है, जैसे मान लो आप रास्ता चल रहे हो सीधे, तो उत्तरी गोलार्ध में आप अपनी दाहिनी हाथ की तरफ ही घूमते चले जाओगे, तो एक सर्कल जैसा बन जाए, वृत्त की तरफ आप परिधि में घूमते रहो, ऐसा है। और दूसरी बात, अगर आप दक्षिणी गोलार्ध में हो तो आप बाईं हाथ की तरफ ही आप अपनी गति बनाओगे। पैरल का नियम क्या कह रहा है? उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपने मार्ग से दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर, इसे नियम कहा जाता है। दोनों की दोनों चीज़ें हैं वो इंटरलिंक हैं और इनके अंदर 99% हाँ आपको विषुवत व्रत पर, यानी 0 डिग्री का जो इक्वेटर वाला रीजन है उस पर कोरियोलिस बल है, परंतु ध्रुवों की ओर जाने। अब इस डायग्राम को अपन समझेंगे तो हमारी थ्योरी जो है वो कोरियोलिस वाली कंप्लीट हो जाएगी, है ना। देखो भाई, ये हमारी पृथ्वी को दिखाया गया है यहाँ पे, और पृथ्वी को दिखाने के लिए इन्होंने और कुछ चीज़ों का इस्तेमाल किया है। वो तो है ये वायु की गति। गति मान लो, देखो
कोरियोलिस बल कह रहा है कि कोई भी वस्तु अगर उत्तरी नॉर्थ हेमीस्फीयर है, ये नॉर्दर्न हेमीस्फीयर, ये सदर्न हेमीस्फीयर, दक्षिणी, तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर कोई भी चीज जो है वो विक्षेपण अपनी दाहिनी तरफ दिखाएगा। तो ये यहाँ चलनी चाहिए थी डैश डैश वाली लाइन पे, लेकिन ये इस जगह पे चले, ये इधर चलनी चाहिए थी लेकिन चलेगी कहाँ, ये इधर चलनी चाहिए थी लेकिन चलेगी कहाँ, ये इस जगह पे चलनी चाहिए। तो ये जो है उत्तरी गोलार्ध के अंदर होगा। दक्षिणी गोलार्ध में ये चीज़ यहाँ से यहाँ जानी चाहिए थी, लेकिन ये जा यहाँ से यहाँ, ये चीज़ यहाँ से यहाँ जानी चाहिए थी लेकिन जा यहाँ, और यहाँ जानी चाहिए थी लेकिन अपनी दाहिनी तरफ, ये यहाँ जानी चाहिए थी लेकिन अपनी बाईं तरफ मुड़। तो दक्षिणी गोलार्ध के अंदर जो पवनें हैं वो अपनी बाईं तरफ मुड़ जाती हैं, और उत्तरी गोलार्ध के अंदर पवनें अपने दाहिनी तरफ राइट हैंड साइड में मुड़ जाती हैं। नदर्न हेमीस्फेयर में तो राइट हैंड, सदर्न हेमीस्फेयर, ठीक है ना। अब कोरियोलिस बल जो है ये इस पे 0% काम करेगा। विषुवत जो है ये जो 0 डिग्री का इक्वेटर वाला, तो इस पे विक्षेपण शून्य है, इधर कोई मुड़ाव नहीं होगा इनके बीच, और ये धीरे धीरे करके ये बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, 100% उत्तरी ध्रुव के ऊपर हो जाता है, ठीक है ना। सापेक्ष बल, अब बल ये सर्वाधिक हो जाता है। कोरियोलिस बल सर्वाधिक कहाँ लगता है, उत्तरी, उस उत्तरी ध्रुव के ऊपर या दक्षिणी ध्रुव के ऊपर। और जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा सबसे कम यानी 0%। आगे चलते हैं। तो आगे है कि पवनें जो हैं वो कितने प्रकार, हमारे सिलेबस में जो दे रखा है हमको 4 प्रकार की पवनें समझ बोला हुआ है। या तो ग्रहीय पवनें बताओ, मौसमी पवनें बताओ, स्थानीय पवनें बताओ, या हीट स्ट्रीम। आज अपन इसको कवर करेंगे। पवनों का ये प्रकार है। स्थायी पवनें जो हैं आपकी वो कौन कौन सी हैं, जो व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें, ध्रुवीय पवनें। और सामयिक पवनें जो हैं वो आपकी मानसूनी हैं, तलीय समीर और जल, और पर्वतीय समीर और घाटी समीर हैं। और स्थानीय पवनें जो हैं आपकी वो चिनूक, फोन, ब्लिजर्ड, बोरा, हरमट्टन, मिस्ट्रल, लू, खामसिन, अदर, ब्रिकफील्डर, सिरोको, लोकल लेवल पे चलती हैं। लू हमारे भारत देश में भी, ठीक है ना। ये परमानेंट या प्लेनेटरी विंड होती हैं स्थायी पवनें, और ये टेम्पररी लेवल पे चलती हैं। ये डायनेमिक होती हैं, ये दिन और रात के अंदर 24 घंटे के अंदर रहती हैं, कुछ समय के अंतराल पर बदलती रहती हैं, जैसे मान 6 महीने में अपने व्यवस्था बदल देती हैं, लेकिन ये दिन और रात के अपनी इस तरह से आप इस चीज़ को कवर कर लो, ठीक है ना। ये पवनों का जो है डिवीज़न। सबसे पहले नंबर पर आती है ग्रहीय पवनें या फिर प्लेनेटरी विंड, ठीक है ना। तो भूमंडल पर स्थायी पवनें सदैव एक ही दिशा से वर्ष भर उच्च वायुदाब पेटियों से निम्न वायुदाब पेटियों की ओर चला करती। ये पवनें महाद्वीपों और महासागरों में बड़े भागों पर चलती हैं। तो इन जो प्लेनेटरी विंड हैं इनकी कोई ऐसा नहीं है कि भाई साहब किसी देश के अंदर चलेंगे या किसी महाद्वीप में ही चलेंगी, नहीं नहीं। इनको कोई देश और महाद्वीप से कोई लेना देना नहीं है, इनको समुद्र से भी लेना देना नहीं है। ये फिक्स क्या है, 0 डिग्री से लेकर और 30 डिग्री के बीच में, है ना, वहीं चलेंगी। या फिर 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री के बीच में, और 60 से 90 के बीच में, ये 3 तरीका से चलती हैं ना। तो इस वजह से इनको ग्रहीय पवनें बोला गया है, यानी पूरे ग्रह पर चलेंगी ना। तो ये जो है वो 3 टाइप की हो सकती हैं, पूर्व से पूर्वाई चलती हैं, पछुआ चलती हैं, या ध्रुवीय पवनें। तो इनके अपन जो नाम होते हैं उनको अपन हमारे इंडिया के अंदर किस प्रकार नाम लेते हैं इनका, पूर्वी, पूरब से ईस्टर्ली, या पूर्वाई चलती, या पुरवैया बोलते हैं इसको, इसको वेस्टर्ली बोलते हैं, यानी पछुआ। और ये ध्रुवीय यानी पोलर विंड हैं, पोलर ईस्ट। आ गई ना बात, दैट्स इट। तो ये पवनों का जो ग्रहीय पवनें हैं उनके प्रकार हैं। अब देखो ये पवनें किस प्रकार गति पकड़ती हैं अपनी,
तो होगा क्या शुरू में कि सूर्य की जो प्रकाश है, सूर्य की जो रेडिएशन है, वो पृथ्वी का जो ये इक्वेटर वाला हिस्सा है, इसके ऊपर लंबवत पड़ेगी। या फिर ये लंबवत कहाँ-कहाँ पड़ सकती है? ये 3 जगह पड़ सकती है। ये 3 जगह पड़ सकती है कि ये तो या तो कर्क रेखा के ऊपर या मकर रेखा। ये 23.5 कर्क, ये मकर। इन्हीं रेखाओं के ऊपर ये लंबवत पड़ सकती है। यानी ये बेल्ट जो है हमारी, ये उष्णकटिबंध। अब उष्णकटिबंध क्षेत्र के अंदर क्या है, गर्मी पड़ेगी तो हवाएं ऊपर उठेंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, लो प्रेशर क्रिएट होगा। लो प्रेशर क्रिएट होगा। लो प्रेशर से हवाएं ऊपर जाएंगी, तो ऊपर की तरफ क्या है, फिर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, और ये हवाएं जो हैं वो ट्रोपोपॉज के पास जाकर और एक दूसरी साइड में डेवलप हो जाएंगी, चली जाएंगी। अंत में क्या है, पोल के ऊपर पहुंच जाएंगी, ठीक है ना, ध्रुवों के ऊपर। फिर वहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट होती है, इस वजह से ये नीचे की, ये क्या है, एक लूप बन जाएगा। नॉर्मली क्या है, ये चीज़ हेडली सेल के नाम से जानी, जो सबसे पहला इंसान था, इस तरह से इसको बता, हेडली सर्किल, ठीक है ना। क्या हो रहा है, 0 डिग्री जो जगह है, 0 डिग्री यानी इक्वेटर के ऊपर, ये 90 डिग्री। बाद में ये 90 डिग्री बदल कर डिग्री पे आ गया, क्योंकि और फेरल और पोलर वाली जो आने लग गए। वो क्या है, यहाँ पे सूर्य चमकेगा। सूर्य जैसे ही चमकेगा, लंबवत अपनी यहाँ की जगह को जो है गर्म कर देगा। तो वार्म एयर राइजेज, गर्म हवा जो है ऊपर की फॉर्मेट में, और ऊपर जो ये हमारी ट्रोपोपॉज होती है, क्षोभ सीमा पर जाकर ये अपनी बदल जाएगी, दोनों तरफ की डायरेक्शन बदल गई। तो क्या होगा, थोड़ी दूर तक जाने पे या फिर डिग्री पे कर्क रेखा है, वहाँ पे जाने पे फ्री होकर कलर है जो ठंडे। फिर ये अगेन यहाँ पे लो प्रेशर था, हाई प्रेशर, हाई से लो, इस प्रकार ये हवाओं का एक लूप जनरेट हो जाता है। अब ये जो हवाओं का जो लूप है, हमारी पृथ्वी पर 3 जगह देखने को मिलता है। तीन तीन को छोड़ो, ये वैसे तो 6 जगह देखने को मिलता है, लेकिन 3 ही नाम होते हैं। अभी हम देख लेते हैं कि जो हमारा एक लूप था वो अगेन किस तरह से मल्टीपल लूप्स में जनरेट हुआ। देखो भाई, ये रेड कलर का एक लूप है, तो ये हवा गई, ये हवा गई, ये हवा गई, ये आ गई, तीनों का क्रम देखना आप, ये या गई, ये गई, ये गई, ये गई, ये एक दूसरे से विपरीत दिशा के अंदर चल रहे हैं। एक लूप बन गया, दूसरा लूप, ये दूसरा लूप चला, दूसरा लूप चला, ये दूसरा लूप चला, दूसरा लूप चला, एक क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज चले। अब ये तीसरे कलर को भी चूज कर लेता हूँ। ये क्या, ये आपको समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है। अभी मैं और आप डिटेल में पेन चूज कर लेता हूँ। देखो भाई, सूर्य क्या है, इस जगह पे चमकता है, शुरुआत यहाँ से हो रही है, बाकी और चीज़ें जो हैं पैरेलल में आती। सूर्य यहाँ चमका, इसने क्या किया, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट कर दिया, तो यहाँ पे कन्वर्जेंट यानी दोनों तरफ से हवाएं आएंगी इस जगह को लो प्रेशर को भरने के लिए, है ना। मैंने यही तो बताया कि जहाँ पे लो प्रेशर होगा उस जगह को भरने के लिए आसपास से हवाएं आएंगी। अब हवाएं आएंगी तो ये क्या है, ऊपर की तरफ ऊर्ध्वगमन होगा, ऊर्ध्वगमन होगा कन्वेक्टिव करंट की तरह। अब ऊपर गए ये, तो ऊपर जाने पे क्षोभ सीमा पे ये और ऊपर नहीं जा सकती, क्योंकि ऊपर क्या है, क्षोभ सीमा आ जाती है, ये क्षोभ सीमा है ये क्षोभ, यानी ट्रोपोपॉज। समझ आ गई बात? क्षोभ सीमा से ऊपर ये नहीं निकल सकती। इस वजह से होगा क्या कि ये थोड़ी दूर तक अपनी विपरीत दिशाओं में गति करेंगी। कब तक करेंगी, जब तक दूसरी जगह से हवाएं नहीं आ जाती हैं। अब ये पृथ्वी की जो गति है, गति
उसकी वजह से ये आया। ये भी पृथ्वी की गति की वजह से आया। अब पृथ्वी गति करेगी तो क्या है कि रोटेट करेगी अपनी जगह पे, तो इधर से हवाओं का एक लूप इस वाली जगह पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर हो जा सकता है। इस जगह पे लो हो जाएगा तो यहाँ पे नीचे आने पर ये दोनों आकर सिंक होंगी, तो यहाँ हाई प्रेशर क्रिएट कहाँ हो रहा है, 30 डिग्री पर। इस 30 पे भी यही काम होगा। ये एक दूसरे इंटरलिंक हो जाती हैं ना, इनको ऐसा मत समझना आप ये अकेले अकेले चलती हैं, नहीं, ये अकेले अकेले नहीं चलती हैं, ये चलती हैं सभी साथ में। ये सारी की सारी कहानी साथ साथ होती। अब ये इस तरह से लूप जनरेट हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया ACW, और ये CW, ये भी ये CW है, ये ACW है एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा। ये घड़ी की सुई की दिशा, ये घड़ी की सुई की दिशा, और ये घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, और ये क्या है, घड़ी की सुई की दिशा। क्या आपकी बात समझ में आ गई? हाँ। तो अब क्या है कि अब अगला वाला जो हिस्सा है जहाँ से नीचे से ऊपर उठ के चलेगा, ये लो प्रेशर वाला क्रिएट, फिर ये ऊपर से नीचे आएगा, तो यानी पृथ्वी की सतह पर अगर हवाएं आसमान से नीचे की तरफ आ रही हैं तो वो हाई प्रेशर क्रिएट करेंगी, और पृथ्वी की सतह से आसमान की तरफ, वायुमंडल की तरफ हवाओं की गति हो रही है, तो वो क्या हो जाएगा, वायु धारा क्या कहलाएगी, लो प्रेशर क्रिएट करेगी पृथ्वी की सतह पे। दैट्स इट। तो ये कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट जो हैं ये वेग हैं। डाइवर्ज यानी कि ऊपर की तरफ जाके वो चीज़ें एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाएंगी, और ये कन्वर्ज यानी कि एक दूसरे से साथ साथ मिलकर ऊपर जाएंगी। इस तरह से ये व्यवस्था देखने को मिलेगी। और जो बरसात होगी कि नहीं होगी वो ये चीज़ दिखाएगी कि देखो भाई, वेट कंडीशन, वेट कंडीशन और वेट कंडीशन, जहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा उस जगह पे बरसात होगी, और जहाँ हाई प्रेशर क्रिएट होगा वहाँ बरसात नहीं होगा। ड्राई 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 ड्राई। क्या आपकी बात समझ में आ रही है? वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है ना? तो बैरोमेट्रिक प्रेशर यानी वायु दाब कैसा लग रहा है, तो 0 डिग्री पे आप देखो ये लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, और 0 के आसपास हाई प्रेशर है, और हाई की बगल में लो है, लो के बगल में हाई है। अब क्या आपकी बात समझ में आ रही है? अब आप देखो एक बात, हाई से लो की तरफ हवाएं जाएंगी, हाई से लो की तरफ हवाएं, हाई से लो की तरफ हवाएं जाएंगी, हाई से लो की तरफ हवाएं जाएंगी, हाई तरफ जाएंगी, और इस हाई से इस, देखो वही काम हो रहा है। यहाँ को और यहाँ को मैच करवाओ, 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 और अगर ऐसी व्यवस्था हमें देखने को मिल रही है तो आपको ये डायग्राम समझ में आ जाए। इसी डायग्राम का एप्लीकेशन है वो अगले वाले डायग्राम के अंदर। देखो क्या हो रहा है, ये 0 डिग्री वाला इक्वेटर, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, अंत उष्णकटिबंधीय सम्मिश्रण पेटी, और इस सम्मिश्रण पेटी में क्या होगा, ये ट्रेड विंड आएंगी, है ना, व्यापारिक पवनें ऊपर से और नीचे की तरफ से दोनों तरफ से आएंगी। अब ये टेढ़ी क्यों आ रही है, कोरियोलिस बल की वजह से आ रही है। ये आनी चाहिए थी सीधी, लेकिन आ रही हैं अपने लेफ्ट साइड की मुड़कर, और ऊपर से आनी चाहिए थी तो ये अपने राइट साइड की तरफ मुड़, समझ में आ रही है? ये वाली आ रही है, यहाँ आनी चाहिए थी, यहाँ आ रही है, और ये यहाँ आनी चाहिए थी। समझ में आ गई बात? बस भाई। अब होगा क्या, ये जब इस लो प्रेशर वाली क्षेत्र की तरफ आएगी, डोलड्रम की तरफ आएगी, तो ये धीमे धीमे करके गर्म होकर ऊपर उठ रही हैं कि नहीं उठ रही हैं? ऊपर उठ रही हैं। ऊपर उठ के ये डाइवर्जेंस दिखाएगी, ये एक दूसरे से विपरीत दिशा में चली जा रही है। रेड कलर जो है वो किसको दिखा रहा है, उष्णकटिबंधीय वाली गर्म पेटियों को दिखा रहा है। जब ये फेरल सेल से टकराएगी तो ऊपर से ये इसकी विपरीत दिशा में चल रही होती है, ये यहाँ से इनकी पवनों की गति की दिशा जो है ये इसकी हेडली की सेल इसकी उल्टी होती है। इस हेडली सेल की, ये क्या है, ये भी हेडली है, एच एच, ये भी हेडली सेल है, सॉरी, फेरल सेल है ये फेरल, फेरल सेल है, और ये पोलर सेल।
पोलर जो है इसके विपरीत दिशा में, तो यहाँ पे हवाओं का जो चक्रण है। अब याद ध्यान करो, हमने क्या देखा, पूर्वाई पवने, तो ये पूर्वाई है, ये पूर्वाई है, और ये पछुआ, ये क्या है, ये भी क्या है, पछुआ। यानी फेरल सेल के अंदर धरातल पर पछुआ पवनें चलती हैं, हेडली सेल के अंदर धरातल पर पूर्वाई पवनें चलती हैं, और ध्रुवीय सेल के अंदर भी धरातल पर पूर्वाई या ध्रुवीय पूर्वाई पवनें चलती हैं। तो हमने जब पवनों का जो वो देखा था विभाग, डिवीजन, तो वो हमने इस अगेन वही है, सेम डायग्राम, अलग फॉर्मेट में, रंग वगैरह अलग हैं, तो इसको आप मेरे हिसाब से समझ जाओगे अच्छे तरीके। ट्रॉपिकल एयर है, यानी ध्रुवीय उष्णकटिबंधीय जो है वायु है, उष्णकटिबंधीय वायु जो है वो गर्म क्षेत्र के अंदर चलेगी, और ये ऊपर की तरफ उठेगी, लूप बनेंगे, ये ऊपर जाके राइट साइड में, ये लेफ्ट साइड में मुड़ेगी, ये नीचे की तरफ सिंक होंगी, फिर ये इधर आ जाएगी, इधर आ जाएगी। ये क्या है, अल्टीमेटली पूर्वाई पवनें चलेंगी। ये क्या है, पूर्वाई हैं, ये पछुआ हैं, ये पूर्वाई। ये पोलर, ये हाई प्रेशर जोन है, ये लो प्रेशर जोन है, ये हाई है, ये लो है, इस तरह से ये चलेंगी। देखो ये क्या है, ये लो प्रेशर जोन है, ये सब ट्रॉपिकल हाई, सब पोलर लो और पोलर हाई। एयर मास और फ्रंट की स्टेशन यहाँ से देखने को मिलती है। ओके, अब एयर मास और फ्रंट का इंट्रोडक्शन ही देख ही लो। यहाँ से हाई प्रेशर है, अब देखो ठंडी जो है वो हाई प्रेशर के साथ आ रही है और ये लो है, तो यहाँ पे क्या है, हाई लो का हाई फ्रंट बनेगा, सीमा बनेगी, समझ में आ रही है ना। और ये सीमा ही जो है, एयर मास क्या होंगे, ये कोल्ड या वार्म होंगे, एयर मास या गर्म एयर मास। ये ठंडा एयर मास और ये गर्म एयर मास दोनों मिलकर एक दूसरे का है फ्रंट बना। समझ में आ गई ना, वार्म जो है वो कोल्ड के ऊपर चढ़ेगी। ये अपन जो है डिटेल में आगे वाले लेक्चर के अंदर देखेंगे कि ये फ्रंट और एयर मास कैसे काम, लेकिन सिचुएशन जो है उसकी यहीं से शुरू होती। ठीक है भाई, आगे अगेन वही चीज़ है, वही डायग्राम है, इसको और आप पढ़ लो अपने लिए। अब पहले नंबर पे जो पवनें आती हैं वो पुरवाई, कि आखिर पुरवाई पवनें कहाँ कैसे चलती, ये हम पढ़ चुके थे वैसे, है ना। वहाँ कहाँ चल रही है पुरवाई, ये नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड, साउथ ईस्टर्ली ट्रेड, दक्षिण पूर्वी सन्मार्गी पवनें, पूर्वी सन्मार्गी पवनें, यानी कि ये पुरवाई हैं, पूरब से आ रही हैं, ये पुरवाई हैं। पछुआ पवनें 30 से 60 के बीच पश्चिम से, और ध्रुवीय पूर्वी पवनें ये ध्रुवों से चल रही है, ये ध्रुवीय पूर्वी पवनें, ये भी ध्रुवीय। ये क्या है, एक पोलर वॉर्टेक्स दिखाया जा रहा है यहाँ, ये वाताग्र दिखाया जा रहा है। क्या है, पोलर फ्रंट है, क्या है, फ्रंट है, क्या बन रहा है ये उच्च वायुदाब पेटी और वायुदाब। बात समझ में आ गई क्या, इधर से लो प्रेशर वाली और इधर से हाई मिलेगी, यहाँ बनाए वेस्टर्ली है, पछुआ, ये पूर्वाई, ये पछुआ, सॉरी ये पूर्वाई है, नॉर्थ ईस्ट, यानी ये दोनों की दोनों पूर्वाई हैं। हेडली सेल के अंदर पूर्वाई चल रही हैं, और फेरल सेल के अंदर पछुआ पवनें चल रही हैं। फेरल सेल के अंदर पछुआ पवनें चल रही हैं, कहाँ चल रही हैं, धरातल पे चल रही हैं। और पोलर सेल के वही चल रही है। ठीक है।
कंफर्म हो गया। देख लो, पूर्वी पवने या प्रवाही पवने, व्यापारिक पवने जो हैं, उष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्रों से विषुवतीय निम्न वायुदाब क्षेत्र, यानी 30 डिग्री से 0 डिग्री की, क्या कहते हैं अंग्रेजी में, डेड जो है जर्मन भाषा का पथ कहते हैं व्यापारिक पवन। ये एक ही पथ पर लगातार एक ही दिशा, सन्मार्गी पवने त्रिगोलार्ध में पूर्व या सन्मार्गी पवने पूर्व दक्षिण उष्ण कटिबंधी, इसमें मुख्यतया पूर्व दिशा से कटिबंध। अब पछुआ पवने कहाँ हैं भाई, ये कहाँ है, फेरल सेल के अंदर है ना। कोरियोलिस बल के कारण ये तभी मुड़कर चलती हैं। पश्चिमी या पछुआ पवने उपोष्ण उच्च वायुदाब की दो ध्रुवीय निम्न वायु हाई प्रेस और उपोष्ण वायुदाब पेटी से कोरियोलिस बल के कारण ये पवने उत्तरी तरफ मुड़कर चलती हैं, यहाँ इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम होती है ना। दक्षिणी गोलार्ध में ये बाई मुख्य दिशा, हाँ, ध्रुवीय जो हैं ये पूर्वाई पवनें होती हैं। ये पवनें ध्रुवीय उच्च वायुदाब क्षेत्र, दो ध्रुवीय सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ गोलार्ध में इनकी दिशा पूर्व दक्षिणी, और ऐसी वजह से कि कोरियोलिस बल इनको तरफ पूर्व दक्षिणी। अब ये तो हो गई परमानेंट विंड। अब नंबर 2 पे आती हैं पीरियोडिक पवन, है ना। आवर्ती क्यों, इन पवनों की दिशा मानसूनों के बारे में पहले इसकी वैरायटी है, वैरायटी है, लैंड ब्रीज, सी ब्रीज है ना, माउंटेन ब्रीज। कौन सा ले रहे हैं, ले रहे हैं। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, और मौसम शब्द का मतलब होता है ऋतु परिवर्तन के साथ अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेना। ग्रीष्म ऋतु में मानसून पवनें समुद्र तल से स्थल की ओर तथा शीत ऋतु में, ये डायग्राम अपन देखेंगे अभी, शीत ऋतु में स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। परंपरागत रूप से इन पवनों की व्याख्या बड़े पैमाने पर चलने वाली समुद्र समीर और स्थल समीर से भी की जाती है। ये अगला अगले उसमें इसका टॉपिक है, मानसूनों के बाद इन्हीं का नंबर लेंगे अपन, है ना। तो इस तरह से ये, यानी समुंदर से जमीन की तरफ हवा आएंगी या हमारा जमीन से और समुंदर, ये मानसून की एक व्याख्या थी। ठीक है, अब इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। इसके अंतर्गत धरातल तथा क्षोभमंडल दोनों घटित होने क्रियाएं शामिल होती हैं। कहाँ चलती हैं, क्षोभमंडल और धरातल के ऊपर चलती हैं। मानसून पवनों के प्रमुख प्रभाव क्षेत्र भारत पाकिस्तान यानी एशिया, साउथ ईस्ट एशिया स्पेसिफिकली में है। अदरवाइज ये एशिया के अलावा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में भी होता है, दक्षिणी चीन में और जापान में भी देखने को मिलती है। ठीक है ना भाई। अब देखो मानसून किस तरह से काम कर रहा था कि देखो गर्मियों के अंदर तो क्या होगा कि जब ये जमीनी हिस्सा जो है ये गर्म होने लगेगा, हमारे जैसे हमने देखा ही है भारत के अंदर गर्मियों में क्या है, बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है। धूप पड़ने से क्या है, लो प्रेशर क्रिएट होता है,
तो लो प्रेशर क्रिएट होने से यहाँ लो प्रेशर क्रिएट होगा, यहाँ क्या है, सूर्य चमकेगा, इधर चमक रहा होगा सिर के ऊपर। यहाँ लो प्रेशर क्रिएट होगा, हवाएं ऊपर उठेंगी, ऊपर उठने के बाद ये हवाएं अपनी अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेंगी। लैंड इज वार्मर देन दी ओशन, यानी जो ज़मीन है वो ओशन से बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इस वजह से ये ऊपर की प्रक्रिया होगी। अब ये नीचे की तरफ क्या है, मॉइस्ट एयर ब्लोज फ्रॉम अबव ओशन टू द लैंड, ठीक है ना, मॉइस्चर कोल्डनेस एंड बिकम्स रेन। ये क्या है, इस लो प्रेशर को भरने के लिए, और यहाँ से ठंडा है, ये ज़मीन पे आती है, यहाँ से क्या है, बहुत गर्म हवा है, धीमे धीमे करके क्या है, इसमें मॉइस्चर लेकर आएगी अपने साथ, ह्यूमिडिटी लेकर आएगी। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, यहाँ पे बादल बनेंगे, और फिर वापस आएगी हवा, ये नीचे की तरफ सिंक होगी, कूल एयर सिंक्स, फिर ये नीचे से ऊपर जाएगी, इस तरह से एक बेल्ट की चक्की चलेगी। इसका उल्टा होता है सर्दियों के अंदर, जब सूर्य जो है यहाँ से नहीं होकर सूर्य यहाँ समुद्र के ऊपर चमकता है, सूर्य यहाँ चमकेगा तो यहाँ लो प्रेशर क्रिएट होगा, हवा ऊपर जाएगी, बादल बनेंगे, बरसात हो जाएगी। ऊपर से नीचे की तरफ इस लो प्रेशर को क्रिएट कर हाई प्रेशर में बदलने के लिए और हवाएं आएंगी, तो यहाँ पे क्या हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, यहाँ जो है ऊपर की तरफ लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, यहाँ हाई प्रेशर हो जाएगा। अब हाई से फिर लो की तरफ हवाएं जाएंगी, फिर ये नीचे की तरफ यहाँ हाई बन जाएगा, यहाँ नीचे की तरफ की हवाएं, तो ऐसी एक बेल्ट यहाँ जनरेट हो जाएगी। इस तरह से ये मानसून काम करेगा, यानी सर्दियों में उत्तराखंड हिमालय की तरफ से लेकर और तमिलनाडु की तरफ उनकी हवा सर्दियों के अंदर, और गर्मियों के अंदर तमिलनाडु श्रीलंका वाली बेल्ट से लेकर और फिर होगा, ये हम समझ चुके थे, गर्मियों के अंदर तो नीचे ऊपर की तरफ हवाएं आएंगी, और विंटर के अंदर ऊपर से नीचे की तरफ हवाएं आएंगी। हवाएं एकदम सीधी इस वजह से नहीं आ रही क्योंकि कोरियोलिस बल के कारण ये अपनी दाहिनी तरफ विक्षेपित हो रही, कोरियोलिस बल के कारण ये अपनी दाहिनी तरफ ये हो जाती है मानसूनी। नंबर 2 पर आती हैं स्थान लोकल विंड्स, जो अपनी लोकल एरिया में चलने वाली। अब तक हमने पृथ्वी तल पर चलने वाली पवनों के बारे में अध्ययन किया। ये पवनें पृथ्वी के प्रमुख जलवायु क्षेत्रों प्रदेशों को समझने में बहुत सहायक। कुछ पवनें ऐसी भी हैं जो स्थानीय मौसम को प्रभावित, स्थानीय पवनें छोटे क्षेत्र को प्रभावित करती हैं, क्षोभ मंडल के निम्न भाग तक, ठीक है ना। तो ये लूप बन रहा है, क्या हो रहा है, चक्र। उच्च वायुदाब, जब सूर्य समुद्र के ऊपर चमकेगा तो उच्च वायुदाब क्रिएट, तो उच्च वायुदाब उष्ण वायु शीतल होकर नीचे उतर, इधर निम्न वायुदाब क्रिएट होगा, तल की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। ये देखो डायग्राम इन्होंने थोड़ा सा सही नहीं, सूर्य जो है ना यहाँ है, मेजर बात ये, इसलिए ये दिन कहना चाहते, ये दिन है और ये रात, ये कहना चाह रहे हैं। दिन के अंदर क्या है कि जमीन जो है वो जल्दी गर्म होगी, और ये जो समुद्र है ये धीमे धीमे गर्म होगा, कॉन्टिनेंटलिटी है, मरीन इफेक्ट। जब जमीन धीमे धीमे सॉरी जल्दी गर्म होगी तो हवाएं ऊपर उठेंगी और बादल बनेंगे तो बरसात हो जाएगी, और उष्ण वायु शीतल होकर नीचे बहने लग जाएगी, कहाँ पे, जो दाब की हवाएं हिट हो जाए। ऐसा दिन में होगा, रात में क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। ये क्या, स्थलीय समीर और जलीय समीर, ये तो क्या है, जल समीर, और ये क्या है, स्थल समीर को हवाओं को दिखा रहा है। तो इसमें उल्टा होगा, रात के समय क्या होगा, ऊपर से हवाएं जमीन के थ्रू और समुद्र की तरफ जाएंगी, फिर ऊपर गर्म हवाएं ऊपर उठकर फिर ठंडी हवाएं समुद्र से, जमीन से फिर समुद्र, जमीन से समुद्र की तरफ जाएंगे। ये उल्टा होगा इनके अंदर, यहाँ समुद्र से। अब देखो भाई,
जल समीर और स्थलीय समीर, समझ गए ना? बस वही है, अपन ने ये पढ़ लिया, पढ़ लिया। अब आती है माउंटेन ब्रीज एंड वैली ब्रीज। ये दूसरे टाइप की लोकल विंड है ना? चेंजेस होते हैं इनके अंदर। देखो होगा क्या, कोई पहाड़ी है तो दिन के अंदर, ये क्या है, दिन है, गर्मी पड़ रही है, और ये रात है। दिन के अंदर क्या है, गर्मी बढ़ेगी तो किसी पहाड़ी के अंदर घाटी समीर पैदा होगी, नीचे की तरफ से और ऊपर की तरफ, घाटी में से ऊपर की तरफ हवा जाएंगी, क्योंकि नीचे वायु जो है ठंडी है, ऊपर गर्म वायु होकर ऊपर जाएंगी तो बादल बन ऊपर की तरफ। समझ आ गई बात? वहीं रात के अंदर क्या है, ऊपर तापमान जल्दी ठंडा होता चला जाएगा, नीचे की तरफ इस ठंडी हवाएं बहती चली, ये पर्वतीय, दिन और रात का अंतर होता। पर्वतीय समीर रात के अंदर चलेगी और घाटी समीर, ये डायग्राम नंबर 2 है। देखो, दिन है, उष्मा जो है ऊपर की तरफ जा रही है, ये देखो गर्मी है ऊपर की तरफ जा रही है, गर्म हवा ऊपर की तरफ जा रही है, तो ऊपर की तरफ से क्या है, नीचे से गर्म हवा ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है घाटी के। और इसी घाटी के अंदर जब रात होगी तो गर्म हवाएं ऊपर से, सॉरी ठंडी हवाएं ऊपर से और नीचे की तरफ बहेंगी, तो ये एयर जो है माउंटेन, ये वैली ब्रिज और जानी जाएंगी। वार्म वैली एंड कूलर एयर ओवरहेड, लो प्रेशर इन द वैली कॉजेज विंड टू फ्लो अपवर्ड, है ना? अब इनको क्या एनाबेटिक और कैटाबेटिक भी कहते हैं, तो घाटी समीर जो है इसको तो एनाबेटिक कहते हैं, ये एनाबेटिक, और ये, समझ आ गई बात? बाकी ये आपके साथ इसको। अब आती हैं एकदम लोकल विंड जो बहुत छोटे स्थल पर चलती हैं, तो लू जो है भारत पाकिस्तान के अंदर चलती है, गर्म हवाएं। फोन जो होती हैं वो पर्वतों के अंदर चलती हैं, और ये जो हैं ये भी गर्म हवाएं होती हैं, शुष्क होती। चिनूक जो हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के अंदर चलती हैं, ये भी गर्म हवाएं हैं, इनको स्नो ईटर या हिमभक्षक कहलाते हैं। जब कनाडा के अंदर और अमेरिका के ज़्यादा बर्फ़ पड़ जाती है तो चिनूक आती है और उस बर्फ़ को पिघला देती है, तो घास वगैरह उनकी सामने आ जाती है। हमारे यहाँ जैसे हमको गर्मी लगती है, मिस्ट्रल जो है ये अल्प्स पर्वत पर चलती है, अगेन यूरोप के अंदर फ्रांस में चलती है, ठीक है ना? तो ये बहुत ठंडी हवा है और ये अपने आसपास वाले क्षेत्रों को नीचे गिरा देती है, ठीक है ना? तरह से। अब इसके अलावा कुछ और हवाएं हैं, जैसे इनको यहाँ दिखा देते, ये पूरी लिस्ट है। जैसे चिनूक यूएसए के और कनाडा, गर्म हवाएं हैं। कौन यूरोप में गर्म हवा, सैंता है ना, कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर गर्म हवा। हरमट्टन सहारा रेगिस्तान में दक्षिण चलने वाली हरमट्टन जो है गर्म हवा। सिरोको है, ये भी रेगिस्तान सहारा के अंदर, भारत पाकिस्तान। ब्लैक रोलर यूएसए के अंदर, और वेस्टर्न यामो जापान, भारत और बांग्लादेश में। और ट्रेमाउंटेन जो है वो मध्य यूरोप में, जोंडा अर्जेंटीना, दक्षिणी सहारा टेस्ट जो है और कैनरी आइलैंड के पास। हमसीन जो है ये उत्तरी अफ्रीका और अरबियन पेनिनसुला, फील्डर ऑस्ट्रेलिया के पास। और शामल जो है जो फारस की खाड़ी या ये वाला क्षेत्र है, अरब पेनिनसुला, इसके पास चलती गिबली लीबिया के अंदर गर्म हवाएं। ठंडी हवाओं के कुछ नाम हैं, कोरगा रूसी टुंड्रा के अंदर, बाइस फ्रांस। पोम्पेरो जो है वो दक्षिणी अमेरिका पास क्षेत्र यानी अर्जेंटीना। पुरान साइबेरिया यानी रूस के अंदर ठंडी, मिस्ट्रल और स्पेन फ्रांस के अंदर ठंडी। ब्लिज़र्ड जो है वो ध्रुवीय क्षेत्र के अंदर, जैसे अमेरिका, प्राइम या अमेजन के अंदर चलने वाली ठंडी। माइस्ट्रो ये एड्रियाटिक बेसन के अंदर, इटली के आसपास क्षेत्र के चलने वाली ठंडी। अजरबैजान के अंदर। तो ये लोकल इवेंट्स हो जाती हैं, इनमें बहुत कुछ रखना, सिर्फ आपको
जेट स्ट्रीम, देखो मैं आपको डायग्राम दिखा दूँ, थ्योरी पढ़ने से पहले डायग्राम देख लो तो बहुत बेहतरीन। यहाँ पे आपके सामने कुछ 4 डायग्राम दिखाई दे। डायग्राम नंबर लास्ट, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका दिखा रखा है, और उत्तरी अमेरिका का उत्तर वाला क्षेत्र यानी 60 से 70 डिग्री के आसपास, तो 60-70 डिग्री वाले क्षेत्र के, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जेट स्ट्रीम चल रही है। ये क्या है, एक जेट पूरी पृथ्वी पर लगातार फैली होती है। ये अगेन सेम डायग्राम है लेकिन अलग एंगल से है। पैसिफिक ओशन वाला क्षेत्र यहाँ पे इस तरह फैलेंगी। अब होगा क्या, यहाँ पे पूरी पृथ्वी के ऊपर ये हवाएं चलेंगी पोलर जेट के नाम के, वाली सब ट्रॉपिकल जेट के नाम से जानी है ना। उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम, सब ट्रॉपिकल यानी उपोष्ण कटिबंधीय। अब जेट स्ट्रीम जनरेट कहाँ हो रही है भाई, जेट स्ट्रीम नाम की हवा जनरेट कहाँ हो रही है, पैदा कहाँ हो रही है, तो देखो पोलर सेल और फेरल सेल के बीच, पोलर जेट फेरल और पोलर के ट्रोपोपॉज के पास, और हेडली सेल और फेरल सेल सब ट्रॉपिकल जेट, ये ऑल ओवर द अर्थ हमें देखने को। क्या आपको ये बात क्लियर, कौन सी लोकेशन है वो अपन को समझ में आ रहा है। ये लगभग जो है हमारा ये 45 डिग्री वाला क्षेत्र है यहाँ पे है, और ये लगभग हमारा 66 डिग्री वाला, मैं यहाँ पेन से भी लिख देता हूँ। ये 45 डिग्री के आसपास, 66 डिग्री, ये इनके अंदर मूवमेंट होते हैं, और मूवमेंट किस वजह से होते हैं, पृथ्वी की रोटेशन की वजह, एक एक करके। अब डायग्राम से आप समझ गए, जेट स्ट्रीम जेट धारा पृथ्वी के आवरण के रूप में काम, निचले वातावरण के मौसम को प्रभावित करता है। क्षोभमंडल और समताप मंडल के बीच क्षोभ सीमा से ट्रोपोपॉज कहा जाता है। यह एक वायुमंडलीय राजमार्ग है, ये उस स्तर पर स्थित है जहाँ विमान उड़ते हैं। हाँ, ट्रोपोपॉज, यह धारा ग्लोब के गोलार्ध पर 3 बेल्टों में फैली है, जो भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण से सिर्फ दक्षिण से उत्तर तक फैली हुई है। जब जेट स्ट्रीम पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है तो अक्सर उत्तर की ओर अवभार और दक्षिण में रत हो जाती है। यह धारा चक्रवातों प्रति चक्रवातों, तो जेट स्ट्रीम या जेट धारा पृथ्वी पर एक आवरण, अक्सर उत्तर की ओर उभार और दक्षिणी मैदानों की तरफ विकृत हो जाती है। मैंने खुद ने रिपीट कर दी अगेन वही कि भाई ये कहाँ पे है, 60 डिग्री के आसपास वाले क्षेत्र के अंदर तो पोलर जेट है, तो ये 40-45 डिग्री क्षेत्र के सब ट्रॉपिक। अब मैं आपको डिग्री के आसपास वाला क्षेत्र यूँ नहीं बोल रहा हूँ लिए, ठीक है ना, तरह से ये काम करेगा, राइट। बाकी इनका मूवमेंट जो है 10 डिग्री आगे पीछे। अब ये तो ऊपर की तरफ तो वायुमंडल में पोलर जेट और सब ट्रॉपिक, और नीचे की तरफ आप देखो पोलर सेल फेरल, और नीचे की तरफ क्या है धरातल पर, ये नॉर्थ ईस्ट चलेंगी पोलर सेल से, तो ध्रुवीय प्रवाहियाँ चलेंगी, ये पछुआ पवनें चलेंगी, और ये जो है ये अगेन प्रवाही पवनें चलेंगी। अब जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति देख लो भाई, ये 3 वजह से हो सकती है। ध्रुव और भूमध्य रेखा के बीच तापीय प्रवणता, ध्रुव और भूमध्य रेखा के बीच तापीय प्रवणता यानी ध्रुवों पर तापमान ठंडा और भूमध्य रेखा पर तापमान गर्म, इस वजह से भी हो सकती है।
ध्रुव और भूमध्य रेखा के बीच दबाव प्रवणता, यानी ध्रुवों के ऊपर जो है वो बहुत अधिक दबाव रहता है, और ये जो इक्वेटर है भूमध्य रेखा, यहाँ पे बहुत कम दबाव रहता है। ध्रुवों पर सतह और उपसतह वायु के बीच दबाव प्रवण, जो ध्रुव वाले क्षेत्र हैं वहाँ सतह पे वायु दाब अलग होता है, और उपसतह यानी सतह के वायु दबाव का अलग। इन वजहों से, यानी ताप और दाब की वजह से, और जेट स्ट्रीम उत्पत्ति हो। जेट स्ट्रीम के लक्षण क्या हैं, यानी ये इसकी क्वालिटीज़ क्या हैं, किस चीज़ को जेट स्ट्रीम कहेंगे, वो इसकी एक परिभाषा के तौर पे है ये। ठीक है ना, इतनी सारी चीज़ें हैं वो इसको बताती हैं, इसकी व्याख्या करती हैं। तो ये क्या है, हाई वेलोसिटी की है। इनकी वेलोसिटी देखो 400-500 किलोमीटर प्रति घंटा है। समझ में आ रही है ना बात, कितना वेग है। घुमावदार हैं, जेट धाराएं ग्लोब को घेरती हैं, इस प्रकार एक घुमावदार पथ का अनुसरण करती हैं, जो एक 3D शेप है, यानी एक गोलाकार है। ऐसे करके एक पाइप जैसी स्थिति, घुमावदार पथ का अनुसरण करती हैं। समझ में आ गई ना बात। वे सैकड़ों किलोमीटर चौड़ाई की और हजारों किलोमीटर लंबाई में फैले हुए पथ होते हैं, पथ जो पूरी पृथ्वी को कवर करते हैं, ऐसे करके। तो इनकी चौड़ाई जो है वो सैकड़ों किलोमीटर तक हो सकती है, और लंबाई जो है हजारों किलोमीटर। पूरी पृथ्वी जो है 1000 किलोमीटर के अंदर ही मापी जाएगी। आकार और आयाम, चौड़ाई 10-12 किलोमीटर हो सकती है। ये वाली जो चौड़ाई है 10 से 12 किलोमीटर, है ना। गहराई 2 से 3 किलोमीटर, लंबाई 3000 किलोमीटर, बस वही है, ये सेम। ट्रोपोपॉज के नीचे वाले हिस्से में काम में मौसमी बदलाव होते हैं सूर्य की गति के साथ। जेट स्ट्रीम दोनों गोलार्धों में पश्चिम से पूर्व, यानी जिधर पृथ्वी का रोटेशन है। इसके जो टाइप हैं वो कितने प्रकार के, या तो ध्रुवीय जेट हो सकते, पोलर फ्रंट, क्या नाम से बोलेंगे, फ्रंटल। उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट। उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धाराएं, सब ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल। ध्रुवीय रात्रि जेट धाराएं, पोलर नाइट। स्थानीय जेट, लोकल जेट। तरह से इसकी निचले अक्षांश ऐसा बनी पोलर फ्रंट स्थायी जेट। अस्थायी जेट धारा, यानी उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट, ट्रॉपिकल ईस्ट। ये एस ये परमानेंट ट्रॉपिकल जेट, फ्रंटल है, और सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली, ये दोनों परमानेंट हैं, ये नॉन परमानेंट ही है। इसके अलावा अफ्रीकी पूर्वी जेट और अब इनके एक एक को देख लेते हैं, खत्म होने वाला है लेक्चर। आप जो पोलर जेट है वो कहाँ है, ओशन जेट ये हम देख चुके, राइट, मेरे ख्याल से देख चुके। हम्म हम देख चुके थे पोलर फ्रंटल जेट कहाँ है, उपोष्ण कटिबंधीय जेट कहाँ है, ये देख चुके। हम देख लेते हैं उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट क्या है। तो तिब्बत के पठार की तीव्र गर्मी के कारण ग्रीष्म ऋतु के दौरान भारत और अफ्रीका के ऊपर पूर्वी व्यापारिक सतह के उपमंडल में भारतीय मानसून में महत्वपूर्ण भारत का है। ठीक है ना।
ध्रुवीय रात्रि जेठ धाराएं क्या हैं? ध्रुवों के आसपास समताप मंडल में पास जो समताप 90 डिग्री ऊपर 90 डिग्री नीचे के पास, वहां पर तापमान प्रवणता के कारण शीत ऋतु में विकसित होता है ध्रुवीय रात्रि। स्थानीय जेठ जो हैं वो कहीं पे भी किसी भी वजह, तो इसके जो चरण हैं वो ध्रुवीय जेठ धाराओं का एक है। उस ध्रुवीय उपध्रुवीय निम्न दाब बेल्ट में ध्रुवों से ठंडी हवा और उष्णकटिबंधीय गर्म हवा एक क्षैतिज रेखा के साथ परिवर्तित से महा थर्मल कॉन्ट्रास्ट भौतिक गुणों इन दोनों वायु राशियों के देखने को मिलता है। ठंडी ध्रुवीय हवा पूर्वी हवाओं द्वारा धकेली जाती है और गर्म हवा पछुआओं द्वारा धकेली जाती है। देखो, इसको मैं आपको एक डायग्राम से बताऊंगा, अगर मेरे पास डायग्राम होगा तो। सॉरी, यहाँ पे डायग्राम है नहीं, मैं अभी कोशिश करूँगा। एक्चुअली ये इंडेक्स आई, अब क्या है कि जब इनके बीच में दबाव क्षेत्र बनेंगे, कहीं पे लो कहीं पे हाई, तो यहाँ पे जो इसके अंदर है ये रोजबी वेव जनरेट होंगी। यहाँ से हाई प्रेशर आएगा, यहाँ से लो प्रेशर जाएगा, इधर हाई बनेगा उधर लो बनेगा, इधर उधर से हाई बनेगा, ये क्षेत्र होगा। नंबर 3 में क्या होगा कि इसके अंदर और ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट आएंगे, अंतिम जो है खत्म होने वाला जो चरणों, यही दिखा रहे हैं।
ध्रुवीय निम्न वायु क्षेत्र थर्मल करके का दोनों वायु राशियों नंबर 2 पे क्या होगा, ध्रुवीय हवा पूर्वी हवाओं द्वारा गर्म हवा पछुआ स्थिर स्थिति। नंबर 3 जो है, ठंडी और गर्म हवाएं एक दूसरे क्षेत्र पर लहरें और अधिक घुमाव। पेज नंबर 4 हवा का द्रव गर्म हवा में आप बेनिफिट। तो ये इस तरह है। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो। और ये हमारा